आम के बाग हमारे राज्य में सभी क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं और हमारे जिन किसान ने आम का नया बाग लगाने के लिए रेखांकन करके गड्ढों की खुदाई कर दी थी, उनके लिए आम के पौधे लगाने के लिए वर्तमान समय उचित चल रहा है। तो आप आम की उन्नतशील किस्मों का चयन कर पौधों की वैज्ञानिक तरीके से रोपाई कैसे करें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि महाविद्यालय गंजबासौदा जिला विदिशा की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर आराधना कुमारी से। और मैं आज आपको आम की खेती कैसे की जाए, आम के बगीचे कैसे लगाए जाएं, उसके बारे में जानकारी दूंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आम एक बहुत महत्वपूर्ण फल है तथा पूरे भारतवर्ष में इसकी खेती की जाती है। अब लोग बगीचों में लगाते हैं। इसको बहुत पसंद किया जाता है। हर वर्ग और हर मीन्स आयु के लोगों के लिए ये बहुत पसंदीदा फल है। तो किसान भाइयों, इसकी खेती कैसे करें और बगीचे कैसे लगाएं, इसको शुरुआत से लेके सब मैं आपको बिंदुवार जानकारी दूंगी। उन्नतशील किस्मों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मिट्टी कुछ भी हो और तापमान और इन सब, अगर ये सब फेवरेबल है, सब अच्छी स्थिति में, अगर हम किस्मों का अच्छा चुनाव नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा फलदायक नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखें। लंगड़ा, चौसा, बॉम्बे ग्रीन, अल्फांजो, तोतापुरी, हिमसागर, किशनभोग, ये सब अच्छी किस्में हैं जो लगानी चाहिए। पर इन सब में थोड़ी समस्या होती है कि एक साल ये अच्छा फलन करती हैं और अगले साल उतना अच्छा फलन नहीं करती हैं। तो इसके लिए कुछ नई विकसित किस्में हैं, जैसे मल्लिका, आम्रपाली, दशहरी, गौरव, राजीव, रत्ना, ये प्रजातियां हर साल फल देती हैं। तो इन किस्मों का चुनाव करके हम हर साल फलन को प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी आपने आम का अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं भूमि का चयन और गड्ढों की खुदाई तथा खाद उर्वरकों के संतुलित प्रयोग के बारे में। जब हम आम के बगीचे लगाएं तो इसमें भूमि का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है। वैसे तो आम ऐसा फल है जो हर तरह के मिट्टी में लगाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक बात ध्यान देनी है कि अधिक बलुई मिट्टी, पथरीली, क्षारीय तथा जल भराव वाले ज़मीन में इसको ना लगाएं। और ये बात मैं और मुख्य रूप से बताना चाहूँगी कि किसान भाई, चूँकि बारिश का मौसम है, जल भराव की स्थिति जहाँ बनती है वहाँ जल निकास की व्यवस्था कर लें। अतः अच्छे जल निकास वाली दोमट मिट्टी सर्वोत्तम होती है इसके लिए। वृक्षों के रोपण के संबंध में ये ध्यान रखना जरूरी है कि वर्षा काल में वृक्षों का रोपण करना चाहिए, लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि वर्षा जहाँ बहुत ज़्यादा होती हो तो बरसात जब खत्म हो रही हो तो उसके अंत में ही नए पौधे लगाएं। पौधे लगाने के लिए जो मेन खेत है आपका, जहाँ आप पौधे लगाएंगे, बगीचे लगाएंगे, उसको अच्छे से उसकी जुताई कर लेनी चाहिए। जो खरपतवार पहले से हैं उसको हटा लेना चाहिए। उसके बाद ये ध्यान रखना चाहिए कि पौधों को वर्गाकार आकार में लगाना सबसे अच्छा होता है, जिसमें पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी 10 से 12 मीटर पर्याप्त होती है। पर आजकल सघन जो बगीचे लगाए जाते हैं वो भी प्रमुख है। उसमें आम्रपाली जो किस्म लगाई जाती है वो प्रमुख है। उसमें जो है 2.5 मीटर की दूरी, 2.5 मीटर की दूरी ही पर्याप्त होती है। गड्ढे जो बनाएं उसके लिए विशेष रूप से ध्यान देना है कि गड्ढे का जो आकार होना चाहिए वो 1 मीटर गुने 1 मीटर गुने 1 मीटर का होना चाहिए। लेकिन आजकल 90 सेंटीमीटर गुने 90 सेंटीमीटर गुने 90 सेंटीमीटर भी के गड्ढे बनाए जाते हैं, जो कि अच्छे रहते हैं। गड्ढे बनाते समय ये ध्यान रखें कि जब हमें पौधा लगाना हो उसके 1 महीना पहले ही आप गड्ढा बना लें। किसान भाइयों, गड्ढों को खोदते समय ऊपर की 30 सेंटीमीटर मिट्टी को एक तरफ और नीचे की 70 सेंटीमीटर मिट्टी को दूसरी तरफ रखें। इसके बाद गड्ढे भरते समय पहले ऊपर की 30 सेंटीमीटर वाली मिट्टी भरनी चाहिए। उसके बाद लगभग 35 से 40 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद और 2.5 किलोग्राम सुपर फास्फेट को नीचे वाली मिट्टी में अच्छी तरह मिलाकर भरना चाहिए। अगर मिट्टी में दीमक की समस्या हो तो 100 ग्राम क्लोरोपाइरीफॉस पाउडर प्रति गड्ढे की दर से खाद मिलाते समय डालना चाहिए। किसान भाई, गड्ढे को भूमि की सतह से 15 से 20 सेंटीमीटर तक उठा हुआ भरें। खाद डालकर और उसमें पानी सिंचाई करके उसको गड्ढे को बंद कर लेना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें आप जो है निशान लगा लें।
उसके बाद जो निशान हम बनाते हैं उसमें जब नर्सरी से पौधे लाते हैं उसको लगाना होता है, तो हम जितना हमारा पॉलीथीन में वो जो हमारा नर्सरी से पौधा लाया गया है उसमें मिट्टी है, उस हिसाब से फिर से वो उस जगह से मिट्टी निकाल लेनी चाहिए और उसके बाद वो पौधा लगा देना चाहिए। पौधा लगाने के बाद ये ध्यान रखना चाहिए कि उसको शुरुआत में हर दूसरे दिन सिंचाई करनी चाहिए या कोशिश करनी चाहिए कि प्रतिदिन करें, ना करें तो हर दूसरे दिन करना चाहिए। और जब 2-3 महीने का पौधा हो जाता है तो हम सप्ताह में 1 दिन भी कर सकते हैं। इसमें अब चूँकि बारिश का मौसम है तो मैं निराई गुड़ाई की विशेष बात करूंगी, क्योंकि बारिश के मौसम में खरपतवार बहुत उपज जाते हैं, पनप जाते हैं। तो आपका जो 2 मीटर की परिधि जो हर पेड़ के चारों ओर बनती है, वहाँ से आप ध्यान रखें कि उसकी अच्छी जुताई कर लें और उसके बाद जो भी खरपतवार हो उसको हाथ से निकाल लें, या फिर अगर हाथ से नहीं होता तो मैकेनिकल भी विधि से जो आजकल साइकिल और ये सब आते हैं उससे पौधों के चारों ओर लगा लें। जब भी निकालें, जब भी इस्तेमाल करें, आप ये ध्यान जरूर दें कि जो पौधों का जो आम का पेड़ है उसके जड़ और तना को कोई नुकसान ना पहुंचे, ये विशेष ध्यान दें। और निराई गुड़ाई जरूर करें, क्योंकि ये जो मेन जो है हमारा आम का पौधा, उसको जो हम न्यूट्रिएंट देते, पोषक तत्व देते, वो नहीं तो वो खुद ले लेंगे और हमारा पौधा जो होगा उसको पोषक तत्व नहीं मिल पाएगा। ये सब बातों का अगर आप ध्यान देते हैं तो व्यावसायिक तौर पे अगर आप आम लगा रहे हैं तो आपको बहुत मुनाफा होगा। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। उन महिलाओं को अलग कर वापसी की राह पर जसप्रीत बुमराह नेशनल क्रिकेट अकादमी में प्रैक्टिस करते हुए आए नजर। सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो और फोटो। लाडली बहना योजना में 21 वर्ष की विवाहित महिलाएं शामिल। सरकारी कर्मचारियों को 4% डीए, 6 महीने के एरियर को शिवराज कैबिनेट ने दी मंजूरी। महाकाल की सवारी विवाद पर बोले बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा। जिन छतों से थूका गया उन घरों पर चले बुलडोजर। बाबर की सोच रखने वाले लोगों पर हो सख्त कार्रवाई। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मछली पालन की असीम संभावनाएं हैं। प्रदेश के जिन किसानों के पास पोखर, तालाब और डोभा है, वे खेतीबाड़ी के साथ इन तालाबों में मछली पालन करके अपनी आमदनी को और बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसके लिए किसानों को मछली पालन की तकनीकी जानकारी होना बेहद जरूरी है, जिसके बारे में बता रहे हैं मत्स्य विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश कुमार। सर्वप्रथम जो हमने फील किया है कि जब भी हम नए तालाब के निर्माण में जाते हैं तो आपको पता है कि जो ऊपर की 15 सेंटीमीटर मिट्टी जो होती है वही उपजाऊ होती है। और किसान बंधु क्या करते हैं, शुरू में जेसीबी हो या ट्रैक्टर की मदद से या खुदाई से पूरी मिट्टी को हटा देते हैं। हमें इसको नहीं करना है। सर्वप्रथम जो ऊपर की 15 सेंटीमीटर की मिट्टी है, 2 बित्त जिसको हम बोलते हैं, उस मिट्टी को खुरच करके एक जगह साइड में रख लें और उसको ढक के रख दें, छाया में या किसी कपड़े से या किसी बोरे से ढक के रख दें। अब आप तालाब निर्माण करना चाहते हैं, तालाब जो निर्माण करना है आप उसमें क्या संचय करना चाहते हैं इस पे भी। अगर आप सबसे छोटी मछली करना चाहते हैं तो उसके लिए तालाब की गहराई अलग है, और जो उससे बड़ी मछली करना चाहते हैं, फिंगर इस अंगुली का करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग है। और आप ईयरलिंग करना चाहते हैं, जैसे बाजार में जो मछली उपलब्ध रहती है 1 kg की, 1.25 kg, 2 kg की या उससे ऊपर, उसके लिए तालाब निर्माण के लिए अलग अलग गहराई है। सर्वप्रथम जो सबसे छोटी मछली है, जो फ्राई बोलते हैं हम जिसको, स्पाउन है, उसके लिए हमें तालाब का जो गहराई है वो मात्र 1 मीटर रखना है। और जैसे हम अंगुली का साइज पे आते हैं, इतनी बड़ी साइज जो अंगुली है, अंगुली का है, उसके लिए हमें जो तालाब की गहराई है वो 1.5 मीटर कर देना है, 5 फीट। और जो बड़ी मछली है उसके लिए हमें गहराई जो है 1.5 मीटर से लेकर 2 मीटर पानी रखने की आवश्यकता है। और एक चीज़ हमें ध्यान रखना है, चाहे कोई भी तालाब हो,
हमें जितना पानी रखना है उससे 1 या 2 फीट जो है ऊंचा उसका हमें बंद बनाना है। तो किसी भी तालाब के निर्माण के लिए, चाहे नर्सरी तालाब हो या इसी के लिए, सर्वप्रथम जो आपने जो मिट्टी हटाई थी, जो 15 सेंटीमीटर के जो आपने रखी थी मिट्टी, उस मिट्टी को आपने ढक के रख दिया। उसके बाद आप जो उचित गहराई है, ये जो मिट्टी थी इसको आप उस पर बिछा दें। जो आपके पास पहले जो मिट्टी आपने ऊपर की रखी थी इसको उस पर बिछा दें। तालाब निर्माण का सही समय गर्मी का महीना होता है। तालाब निर्माण के बाद पानी का सामान्य पीएच बनाए रखने और तालाब में प्राकृतिक आहार के लिए गोबर, चूना और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। इन चीजों का प्रयोग तालाब में मछली डालने से पहले और बाद में किया जाता है। पीएच सामान्यतः जो हमारा होना चाहिए 7 से 9 के बीच होना चाहिए। अगर कुछ कमी आपको लगती है तो थोड़ा सा जो है उसमें आप जो कली चूना है, पहली बार अगर आप मिट्टी में मिलाएंगे नए तालाब में तो आप पत्थर चूना का व्यवहार करें। पाउडर वाला चूना जो है वो हमेशा पानी में डालते हैं, और जो पत्थर वाला चूना है, जिसको पत्थर चूना भी हम लोग बोलते हैं, वो सस्ता भी होता है, उसको आप उसमें मिला देंगे। आप पीएच के मान के उपरांत है कि पीएच का मान कितना है उसी के अनुसार आप उसको यूज करेंगे। तो अगर पीएच मान आपका 6.5 है तो आपको प्रति हेक्टेयर 200 से 300 केजी चूना का व्यवहार करना है। चूना डालने के उपरांत और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, कोई भी उर्वरक या कोई भी जो हम रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं या गोबर का, तो उसमें तालाब निर्माण में 15 दिनों का अंतराल देना बहुत अच्छा माना जाता है। तो सर्वप्रथम आपने चूना डाल दिया 1 एकड़। सबसे प्रथम हम गोबर जो है, जो हमारे जो किसान बंधु हैं, वो गोबर जो है आप यूज कर सकते हैं 1000 केजी। प्रथम जो आपका माह है उसमें 1000 केजी गोबर आप प्रति एकड़ के हिसाब से व्यवहार कर दें। 1000 नहीं तो 500 से 700 भी उपयुक्त रहता है। तो उससे क्या होता है, जंतु प्लवक और प्राणी प्लवक की मात्रा उसमें बढ़ती है। फिर जो यूरिया जो है प्रति एकड़ हमको मात्र 30 किलो देना है, और उसका अंतराल फिर हमें, और म्यूरेट ऑफ पोटाश 8 केजी जो है प्रति एकड़, ये हमें व्यवहार करना है। लेकिन ये खुराक जो है 1 मंथ में देंगे, फिर अगले मंथ में 1000 केजी गोबर, और फिर वही 30 किलो या 20 किलो जो यूरिया देना चाहते हैं, और म्यूरेट ऑफ पोटाश 8 केजी के प्रति एकड़ के हिसाब से ये व्यवहार करना है। शुरुआत में गोबर की खाद और चूना डालते हैं और 7 से 10 दिन बाद अन्य उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। फिर जब तालाब में प्राकृतिक आहार बनने लगता है तब मत्स्य बीज डाला जाता है। उसके बाद 1 माह के अंतराल पर गोबर, चूना और उर्वरकों का प्रयोग करते रहते हैं, और ठंड के मौसम में इनका प्रयोग बंद कर दिया जाता है। ये तो हुई पोषक तत्वों और चूना प्रयोग करने की बात। अब यह समय तालाब में मछलियों का बीज डालने का है, जिसमें सावधानियां बहुत जरूरी होती है। और मछलियों का जो संचयन करेंगे नए तालाब में, वो आप सुबह या शाम को करेंगे, जिस वक्त टेम्परेचर सामान्य रहता है। और जिस पॉलीथीन बैग में आप मछलियों को बाहर से लाते हैं, उस पॉलीथीन बैग में ही, बंद में ही, आधे घंटे तक तालाब के पानी के ऊपर उसको रख देंगे, ताकि जो उसका टेम्परेचर है जहाँ से आप लेके आए हैं और जो आपके तालाब का टेम्परेचर है वो एक समान हो जाए। उसके बाद आप उसका मुंह खोल के उसको धीरे से संचित कर देंगे। और अब आती है खुराक प्रबंधन की बात। सबसे छोटी मछलियों को हमें सबसे ज़्यादा खुराक देने की आवश्यकता होती है। आप उसका एक वजन ले लेंगे और उस वजन से 6 से 8 गुना पाउडर फॉर्म के रूप में मछलियों को 15 से 20 दिनों तक खिलाएंगे। फिर उसके बाद 3 से 4%, और जब मछलियाँ 2 से 3 महीने की हो जाए उसके बाद आप 2 से 3% आहार प्रबंधन पर ले आएंगे। इसके लिए आप चावल की खल्ली और जो चावल का भूसा और जो सरसों की खल्ली है 1:1 के रूप में व्यवहार कर सकते हैं। और साथ ही आप कुछ मिनरल मिक्स जो है बाजार में, जैसे एग्रीमिन फोर्ट है, विटामिन मिनरल मिक्स, वो भी 1% और 0.5% से 1% लवण भी व्यवहार कर सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। पूर्व में पुलिस को मिली कामयाबी, धर्मांतरण कराने के 2 आरोपी गिरफ्तार, आदिवासियों की शिकायत पर कार्रवाई। अक्षय कुमार के फिल्म पर विवाद, OMG2 के निर्माता निर्देशक को महाकाल के पुजारियों की चेतावनी, कहा अच्छा होगा आपत्तिजनक डायलॉग शॉट्स हटा लें। विधायक रामबाई की चेतावनी, झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने वाले विधायकों को चेताया, हमारे प्रति रचा जा रहा षड्यंत्र में कभी झूठ की राजनीति।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि संभावित मौसम पूर्वानुमान में आगामी दिनों में घने बादल रहने और वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हवा लगभग 12 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से पश्चिम उत्तर व पश्चिम दक्षिण दिशा से बहने का अनुमान है। संभावित मौसम पूर्वानुमान में वर्षा को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि किसान भाई सब्जियों और फसलों में अतिरिक्त वर्षा जल को बाहर निकालने हेतु जल निकास की व्यवस्था करें। बाजरा की 20 से 25 दिन की फसल अवस्था पर नत्रजन का प्रयोग करें और बतर आने पर फसल में कुरप का कार्य करें। मिर्च टमाटर में रस चूसक कीट थ्रिप्स के नियंत्रण हेतु थायोमिथाक्जाम 0.35 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर मौसम साफ होने पर छिड़काव करें। धान की फसल की रोपाई के 20 से 25 दिन बाद खरपतवार नियंत्रण हेतु बिस्पायरी बैक सोडियम 250 ग्राम दवा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इस समय मौसम को देखते हुए खरीफ फसलों में अतिरिक्त वर्षा जल को वर्षा बंद होने के 2 घंटे के बाद निकालने की व्यवस्था करें। संभावित मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए तिल की फसल में अतिरिक्त वर्षा जल को बाहर निकालने हेतु जल निकास की उचित व्यवस्था करें। संभावित मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए सोयाबीन की फसल में अतिरिक्त वर्षा जल को बाहर निकालने के लिए जल निकास की उचित व्यवस्था करें। तिल की बुवाई हेतु इस समय उन्नत किस्मों के बीजों का चयन कर बतर आने पर तिल की बुवाई हेतु 4 से 5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें और जल निकास की उचित व्यवस्था रखें। इस समय पर्याप्त मात्रा में वर्षा हो चुकी है। धान की तैयार पौध की रोपाई करें। सोयाबीन में पीला मोजाइक रोग से बचाव हेतु बुवाई पूर्व बीजोपचार अवश्य करें। बीजोपचार हेतु थायोमिथाक्जाम 70 WS 3 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। खरीफ में बोई जाने वाली मूंग उड़द में पीला मोजाइक रोग से बचाव हेतु बुवाई पूर्व बीजोपचार अवश्य करें। बीजोपचार हेतु थायोमिथाक्जाम 70 WS 3 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। अगेती फूल गोभी, बैगन, टमाटर, मिर्च, खरीफ प्याज की तैयार पौध की रोपाई करें। इसके अलावा जल निकास की उचित व्यवस्था करें। भिंडी में तना और फल छेदक इल्ली की रोकथाम के लिए स्पाइनोसैड 250 ग्राम दवा को 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। संभावित मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए फलदार पौधे लगाने हेतु तैयार किए गए गड्ढों में आम, अमरूद, नींबू आदि के पौधों की रोपाई करें। अतिरिक्त वर्षा जल को निकालने की व्यवस्था रखें। पशुओं में गलघोंटू व लगड़ा बुखार रोग से बचाव हेतु इस समय टीकाकरण अवश्य कराएं। इस समय 51 गाय भैंसों को परजीवियों से बचाव हेतु डीवर्मिंग यानी पेट के कीड़ों को मारने की दवा एनवेंडाजोल 1 ग्राम दवा 100 किलोग्राम शरीर भार की दर से जरूर पिलाएं।
आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उससे पूछा है ग्राम धौंदा, जिला इंदौर के कृषक रजत शुक्ला ने। ये तुलसी की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो रजत शुक्ला जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। वैसे तो कहा गया है कि जिससे किसी की तुलना नहीं की जा सकती है वही तुलसी है। तुलांग अस्यतीति नास्यतीति इति तुलसी, यानी यह ऐसा पौधा है जिसे बहुत से बहुत गंभीर बीमारियों में भी इसका उपचार किया जाता है। साथ ही घरेलू उपचार के लिए और जो अभी मार्केट में इसके अनेक असंख्य प्रोडक्ट आ रहे हैं। तुलसी की उपयोगिता को देखते हुए इसकी खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज तुलसी की कई उन्नत किस्में आ गई हैं, जिनमें बहुत सी विशेषताएं हैं और बाजार में इनकी अच्छी मांग भी है। इसकी खेती से आज किसान अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इसकी खेती करने से पहले बाजार की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। इसकी जानकारी के लिए केंद्रीय औषधि और सुगंधित पौष संस्थान लखनऊ में संपर्क करें या नजदीकी कृषि विभाग में संपर्क करें। अभी जैसे तुलसी के लिए जो पवित्र तुलसी है ओसिमम टेन्यूफ्लोरम, जिसका पहले ओसिमम सेंक्टम नाम है, उसमें सीम आयु और सीम आंगन, ये दो प्रजातियां जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट लखनऊ जो CSIR की संस्थान है उन्होंने बहुत पहले से रिलीज किया हुआ है। यह काफ़ी उपयोगी है। इसके लिए मिट्टी दोमट मिट्टी ज़रूरी है, इसमें जल जमाव बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। और आप नर्सरी का जो बीज है वो पहले बेड में तैयार करना है। बेड आप अपनी सुविधा के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन जितना बेड आपका रहेगा उसी अनुसार से बीज की उसमें पहले सीडलिंग तैयार करने के लिए बुआई की जाती है। अगर आप 15 फीट 4 और 9 फीट के माप का आप बनाते हैं तो उसके लिए आपको अलग से अलग अलग बीज लगेंगे। और अगर किसी कारणवश उतने बड़े बेड आप नहीं बना पा रहे हैं तो वैसी परिस्थिति में आप बेड को कम भी कर सकते हैं और आप अपनी अच्छे तरीके से बुआई कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि जब आप नर्सरी आपका तैयार हो जाता है तो कुछ दिन के पश्चात जब उसमें 5, 6, 7 पत्तियां निकलने लग जाएं तो फिर उसका पौधारोपण किया जाना चाहिए। साधारणतया 6 सप्ताह पुराने जिसमें सीडलिंग आ गए हैं उसको आप 40 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर अथवा 50 सेंटीमीटर से कहीं कहीं बताया जाता है कि ज़्यादा के स्पेसिंग में भी आप लगा सकते हैं, लेकिन 40 सेंटीमीटर से कम की स्पेसिंग इसमें प्रयुक्त ना की जाए। तुलसी की फसल में बहुत से गुण होते हैं। इन गुण को बनाए रखने के लिए किसान को सलाह है कि तुलसी की फसल में किसी भी दशा में रासायनिक खादों या दवाओं का प्रयोग नहीं किया जाए। खेत की तैयारी के समय गोबर की खाद या हरी खाद का प्रयोग करें। और जहाँ तक फर्टिलाइज़र के डोजेज की बात है तो उसमें पहले से आपकी अगर ज़मीन की गुणवत्ता काफ़ी अच्छी है तो उसकी आप जांच कर लें। वैसे कम से कम अगर आपने कभी नहीं शुरू किया हुआ है तो 10 टन से ऊपर अगर आप फार्म यार्ड मैन्योर का एक बार प्रयोग कर देते हैं तो आपके लिए ये काफ़ी फायदेमंद होगा। अगर रोपाई के समय गोबर की खाद या अन्य जैविक खाद का प्रयोग किया गया है तो खड़ी फसल में पोषक तत्वों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फसल बरसात में लगाई जाती है तो सिंचाई की भी अधिक जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन सितंबर माह के बाद सिंचाई करनी पड़ती है। बरसात में ध्यान दें कि खेत में पानी जमा न हो। फसल में किसी रोग या कीट की समस्या नहीं आती है, ऐसे में किसी दवा की भी जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपके पास उपकरण नहीं है जो ऑयल एक्सट्रैक्शन का, तो आप समूह बना करके या और किसी भी प्रकार से, लेकिन हार्वेस्टिंग करके पत्तियों को तुरंत डंप नहीं करना चाहिए, छोड़ यूं ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसमें फंगस या किसी प्रकार का कीट का आक्रमण भी हो सकता है। इसलिए जल्द से जल्द इसे एक्सट्रैक्शन की प्रक्रिया इसमें अपनानी चाहिए। इस तरीके से वैज्ञानिक खेती करेंगे मेरे प्यारे किसान भाइयों तो आपको अच्छी से अच्छी आमदनी प्राप्त हो सकती है और आप अपना इस फील्ड में एक व्यावसायिक खेती का कैरियर अपना सकते हैं।
और एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।